हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन पर। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस का मेजरमेंट एंट्रोपी होती है। तो बोल्ट्जमैन ने कहा कि किसी सिस्टम की एंट्रोपी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ कनेक्ट की जा सकती है, और बोल्ट्जमैन ने एक आपको एक्सप्रेशन दिया जो एंट्रोपी को थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट करता है। आज हम इस लेक्चर में उसी रिलेशन को डिराइव करने वाले हैं। लेट अस से हमारे पास एक एनसेंबल है। इस एनसेंबल में मैंने दो आपके सिस्टम ए एंड बी लिए हुए हैं। पहले सिस्टम की प्रोबेबिलिटी को मान लेता हूँ ओमेगा 1 है और दूसरे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी ओमेगा 2 है। एंड पहले सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो आपका S1 है और दूसरे सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो आपका S2 है। आपको बता दूं कि जो एंट्रोपी होती है वो एडिटिव नेचर की होती है और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मल्टीप्लिकेटिव नेचर की होती है। इसीलिए अगर मुझे इस सिस्टम की कंबाइंड एंट्रोपी निकालनी है तो एंट्रोपी को एडिटिव होने की वजह से कंबाइंड एंट्रोपी जो होगी वो S1 प्लस S2 आएगी, और आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो मल्टीप्लिकेटिव नेचर होने की वजह से इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओमेगा मिलेगा, यानी कि ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2 इस सिस्टम की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एंड S1 प्लस S2 इस सिस्टम के टोटल एंट्रोपी हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को ध्यान से देखें, जो हमारी इक्वेशन 1 ये है, इसे देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं बिकॉज हमारा जो एंट्रोपी है वो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है। बोल्ट्जमैन ने कहा कि एंट्रोपी हमारा प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होती है। तो अगर मैं इस S के बदले लिखूं, देखो फंक्शन ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2, बिकॉज ये जो S है इस सिस्टम की कंबाइंड एंट्रोपी है। तो कंबाइंड एंट्रोपी होने की वजह से ये आपका ओमेगा 1 एज वेल एज ओमेगा 2 दोनों का फंक्शन होगी। अगर S1 की मैं बात करूं तो S1 आपका सिर्फ ओमेगा 1 का फंक्शन होगा और S2 आपका सिर्फ ओमेगा 2 का फंक्शन होगा। बिकॉज एंट्रोपी हमारा प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होता है, इसीलिए जो आपका S होगा वो ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होगा। S1 आपका सिर्फ ओमेगा 1 का फंक्शन होगा और S2 आपका सिर्फ ओमेगा 2 का फंक्शन होगा। अगर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ओमेगा 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2। सिमिलरली हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं ओमेगा 1 के, तो ओमेगा 2 वाला पार्ट कांस्टेंट होने की वजह से इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और f ओमेगा 1 का हो जाएगा f डैश ओमेगा 1। सिमिलरली अब इस इक्वेशन को हमें ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा 1 कांस्टेंट होने की वजह से आगे से हमारा ओमेगा 1 आ जाएगा और इस फंक्शन का हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो f डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसलिए ओमेगा 1 कांस्टेंट है, इसलिए ओमेगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन ओमेगा 2 वाले फंक्शन का f डैश ओमेगा 2 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर नेक्स्ट मान लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमारे यहाँ पर है W2 f डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2, यहाँ पर है W1 f डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2 यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारा है f डैश ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय f डैश ओमेगा 2। तो ये वाला फंक्शन हमारा कट जाएगा। तो ओमेगा 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा 2 मल्टीप्लाई होगा f डैश ओमेगा 2 से, और ओमेगा 1 मल्टीप्लाई होगा f डैश ओमेगा 1 से। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमें मालूम पड़ रहा है कि ओमेगा 1 f डैश ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 f डैश ओमेगा 2 ओमेगा 3 f डैश ओमेगा 3 इक्वल्स टू f4 या ओमेगा 4 f डैश ओमेगा 4। ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा 1 f डैश ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 f डैश ओमेगा 2 को हम कांस्टेंट के एज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेपरेटली लूँ, यानी कि ओमेगा 1 f डैश ओमेगा 1 को k के इक्वल लूँ, तो मुझे यहाँ से f डैश ओमेगा 1 की वैल्यू आएगी k अपॉन ओमेगा 1। सिंस यहाँ पर डिफरेंशिएशन ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ df ओमेगा 1 अपॉन d ओमेगा 1। फिर d ओमेगा 1 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा सकता हूँ, तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ f ओमेगा 1 और यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ k कॉन्स्टेंट है d ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा। यहाँ पर d ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा का जो इंटीग्रेशन होगा वो log ओमेगा 1 हो जाएगा, बाकी इसका इंटीग्रेशन और d हट जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा f ओमेगा 1 इक्वल्स टू k log ओमेगा 1 प्लस कॉन्स्टेंट। सिमिलर वे में मैंने यहाँ पे भी जो सेकंड पार्ट है उसको भी इंटीग्रेट किया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है W2 f डैश ओमेगा 2 इक्वल्स टू k, ओमेगा 2 को यहाँ डिवाइड में भेज दिया, फिर इसको अगेन आप df ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 लिख सकते हैं और फिर d ओमेगा 2 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ का इंटीग्रेशन हो जाएगा f ओमेगा 2 और यहाँ का इंटीग्रेशन होगा log ओमेगा 2 प्लस कॉन्स्टेंट। इन दोनों एक्सप्रेशन से हमको मालूम पड़ता है कि f ओमेगा 1 इक्वल्स टू k log ओमेगा 1 प्लस कॉन्स्टेंट हो रहा है और f ओमेगा 2 इक्वल्स टू k log ओमेगा 2 प्लस कॉन्स्टेंट, यानी कि अगर यहाँ पे ओमेगा 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी ओमेगा 1 आ रहा है, यहाँ पे ओमेगा 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी ओमेगा 2 आ रहा है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे 1 और 2 को हटा सकते हैं। इन जनरल हम एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं जो हमारा होगा s इक्वल टू k log ओमेगा प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे अगर 1 करोगे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 2 करोगे यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 करोगे यहाँ 3 आएगा। s कैसे आया, s इसलिए आया बिकॉज
एफ ओमेगा, हम जानते हैं एफ ओमेगा जो है वो एस के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर जो आपका एफ ओमेगा टू है और एफ ओमेगा वन है, इसकी जगह हमने यहाँ पर एस रख दिया, तो हमें मिला एस इक्वल टू के लॉग ओमेगा प्लस कॉन्स्टेंट। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, इसमें हम एक मोस्ट प्रोबेबिलिटी कंडीशन लगाएंगे, यानी कि ऐसी स्टेट जहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उस केस में इस ओमेगा को हम ओमेगा मैक्स मान सकते हैं, या फिर हम उसको कैपिटल ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस कैपिटल ओमेगा का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जितनी भी हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसका ऑलरेडी लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर हम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, और जब हमारा सिस्टम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पर होता है उसके इसमें एंट्रोपी 0 हो जाती है, बिकॉज सब सिस्टम एक रैंडम ऑर्डर में आ जाते हैं, तो रैंडमनेस खत्म हो जाती है, इसलिए एंट्रोपी 0 हो जाती है। तो अगर हम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में आपका जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, और आपका एंट्रोपी उस केस में 0 हो जाती है। तो अगर मैं एंट्रोपी को यहाँ 0 रखूँ और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को 1 रखूँ तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये भी 0, तो कॉन्स्टेंट में 0 मिल जाएगा। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो हमें मिलेगा एस इक्वल्स टू के लॉग ओमेगा, जहां ओमेगा जो है कैपिटल ओमेगा है, बिकॉज यहाँ पर हम जो ओमेगा यूज करते हैं वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर यूज करते हैं, इसलिए जो ओमेगा यहाँ पर है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। और जो हमें के हम यूज कर रहे हैं, ये के अगर हम कैलकुलेट करें आखिर जाकर तो R/n आता है, यानी कि गैस कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। और जो आपका एक्सप्रेशन है एक्स इक्वल टू के लॉग ओमेगा, इसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।